नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल के खास कार्यक्रम भारत की बात में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। बात करेंगे लोकसभा 2024 के चुनाव की। तो यहां पर तीसरे फेज के मतदान की तैयारियां जो है वो लगभग यहां पर पूरी हो चुकी है। बता दें कि 7 मई को तीसरे चरण के मतदान होने हैं और इसको लेकर सभी जगहों पर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो जारी है और साथ ही साथ चौथे चरण के नामांकन की प्रक्रिया जो है वो भी यहाँ पर चल रही है। चौथे और पांचवें चरण में जो यहाँ पर मतदान होने हैं उसको लेकर के नामांकन प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और अलग अलग जगहों से ये सारी तस्वीरें नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक पटना से हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ से हमारे सहयोगी सत्येंद्र जुड़े हुए। दोनों का ही रुख करेंगे और सबसे पहले संजय के पास जाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। संजय, लगातार तेजस्वी यादव अलग अलग जगहों पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने प्रत्याशी को लेकर के पूरी तरीके से हुंकार भी भरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं एनडीए की, तो एनडीए के खिलाफ में कई सारी बातें जो है वो लगातार बिहार से सामने आ रही है। ये क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? देखिए पूजा, जो है तीसरे चरण के मतदान 7 मई को होने हैं। इसको लेकर प्रचार तेज है। अररिया में और सहरसा में जो है तेजस्वी यादव और एक तरफ झंझारपुर में नीतीश कुमार का रोड शो हो रहा है, तो प्रचार प्रसार हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी पीछे नहीं हट रहा, रोड शो और जनता के बीच जा रहे हैं। हर वादों को पूरा करने की बात वो कह रहे हैं और जो उन्होंने काम किए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, वो जनता के सामने बुझाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार और एक तरफ तेजस्वी यादव, एक तरफ बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले भी सभा झंझारपुर और अररिया में हो चुकी है। तो ऐसे में नीतीश प्रधानमंत्री भी प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं और पूरे देश में उनकी प्रचार प्रसार हो रहे हैं। तीसरे चरण के जो मतदान हो रहे हैं उसमें अंतिम चरण में अब प्रचार हो रहे हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम बच चुका है और आज 1 मई है और ऐसे में अब समय और वक्त बस 5 से 6 दिन ही बच गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 24 घंटे पहले ही प्रचार बंद हैं और प्रचार जब भोपू बंद होते हैं उसके बाद जनता से कैसे संपर्क करें नेता, ये बात को सोचते हैं। चुनाव आयोग के तरफ से जो गाइडलाइन दिए गए हैं आदर्श आचार संहिता को लेकर में, आप गाड़ियों की एक समय सीमा बनाई गई है कि आप गाड़ी इतने बजे तक ही आप रोड शो कर सकते हैं, इतने संख्या में ही गाड़ियां आप दिखा सकते हैं। तो ये आपको इसी गाइडलाइन के साथ काम प्रचार करना है। तो ऐसे में अब जो है समय और वक्त बहुत कम हो गया है। तीसरे चरण के जो मतदान होने हैं उसकी तैयारी चुनाव आयोग ने भी कर ली है। जगह जगह पर जहां जहां बूथ बनाए गए हैं उसको लेकर बूथ पर भी काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और जिस तीसरे चरण में जहां जहां चुनाव होने वहां चुनाव आयोग की टीम भी पहुंच गई है, पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंच गई है, तमाम पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। तो अब चौथे चरण के भी प्रचार काफ़ी तेज हो रहे हैं और पांचवें चरण के आज ही जो है वैशाली से मुन्ना शुक्ला ने अपना नामांकन दर्ज किया है। तो वहीं एनडीए से उम्मीदवार जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से वीणा देवी है, कांटे की टक्कर है दोनों के बीच और वीणा देवी 2 बार से सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में वीणा देवी के बीच जो है मुन्ना शुक्ला का काफ़ी जो है कांटे की टक्कर होगी और दोनों ने आज कह सकते हैं कि नामांकन किया है। मुन्ना शुक्ला ने भी अपना पर्चा भर दिया है चुनाव आयोग के सामने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब प्रचार प्रसार जो है तीसरे चरण के बाद जब चौथे चरण में आएंगे और पाँचवें चरण में, तो लगातार अब समय और वक्त बहुत कम हो गया है और जो है 4 जून के जब नतीजे आएंगे, जब ईवीएम में सभी सांसदों के भविष्य कैद होंगे, 4 जून को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और पिटारे में से क्या निकलेगा ये तो समय और वक्त बता देगा। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो जनता को कैसे अपनी ओर आकर्षित करना है, उन्होंने आज तक 10 सालों में जो कार्य किए हैं, चाहे वो कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच कोरोना काल में उन्होंने मदद पहुंचाया है, उस बातों को भी जनता के बीच रखने का काम कर रहे हैं। और जो उज्ज्वला योजना हो या कह सकते हैं कि
कई योजना जो केंद्र सरकार की है, उस केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक कैसे पहुंचा है, इसको लेकर लोगों से संपर्क किया जा रहा है। तो अब तीसरे चरण के जो प्रचार प्रसार है वो अंतिम चरण में है और लगातार अभी प्रचार चल रहे हैं। बस अब 5 दिन ही बच गए हैं, छठे दिन तो चुनाव होंगे, क्योंकि आज 1 तारीख हो चुका है और 6 दिन ही समय बचे हैं। तो 24 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है नेताजी तो अलग-अलग जनता से तस्वीरें कैसे हम मिलेंगे। लोगों को देखने को मिल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के, और सरगर्मी जो है वो बिहार में भी काफी ज्यादा तेज है। अररिया की अगर बात करेंगे तो आज वहां पर तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, और कई सारी बातें उन्होंने कही है। क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? देखिए, तेजस्वी यादव जो है मैनिफेस्टो में जो उन्होंने जारी किया है, उस मैनिफेस्टो में कई वादे उन्होंने किए हैं जनता कि अगर मेरी सरकार केंद्र में बनेगी तो 1 करोड़ नौकरी, रक्षाबंधन पे बहनों को 1 लाख रुपए और रसोई गैस की कीमत 500 रुपए और 200 यूनिट बिजली जो है पूरे देश में फ्री मिलेगा। तो बिहार के लिए जो वादे उन्होंने किए हैं वो देश के लिए भी लागू है। तो ये चुनाव देश के लिए है, बल्कि बिहार के लिए नहीं। बिहार में 40 सीटें अगर इंडिया गठबंधन के खाते में जाता है तो तेजस्वी के जो वादे हैं वो पूरे करने की बातें कही है। तो तेजस्वी यादव अपने मुद्दे से भटक नहीं रहे हैं। जो भी बात वो प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, नीतीश कुमार पर कम और प्रधानमंत्री पर ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का टारगेट जो है वो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं। ये सभी मुद्दों जो 15-15 लाख रुपए देने की जनता के वादे किए गए थे, उस वादों को फिर से वो याद दिला रहे हैं तेजस्वी यादव, और कहा कि 10 साल जो उन्होंने वादे करके गए थे बिहार के लोगों से, उस वादों पर उन्होंने कितने काम किए, कितने पूरे किए, ये जनता को बताने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं। वो इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री? क्यों नहीं महंगाई पे बात कर रहे हैं? क्यों नहीं रोजगार की बातें कर रहे हैं? क्यों नहीं शिक्षा की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं वो बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं? तो तब मुद्दे जो हैं वो तेजस्वी यादव अपने मन से याद दिला रहे हैं और बार बार एक ही बात को कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरियां देने का काम पूरे देश में करेंगे और बिहार को लोगों को खास तौर पर इसमें आगे रखा जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार से आते हैं और वो जब अगर केंद्र में उनकी सरकार बनेगी तो वो चाहेंगे कि 1 करोड़ नौकरियां जनता को देने का काम करेंगे। जो युवा हैं, जो पढ़ लिख कर अभी बेरोजगार हैं, उन्हें वो नौकरियां देने का काम करेंगे। जो बिहार में 17 महीने में उन्होंने 5 लाख नौकरियां देने का जो काम किया है, उससे कहीं ना कहीं युवा प्रभावित हैं पूजा, और ये चाहते हैं कि इसी तरीके से लोकसभा के चुनाव में भी युवा और जो लोग हैं वो प्रभावित हों और जनता के बीच प्रचार प्रसार इसी मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव कर रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री को घेरने का काम कर रहे हैं अलग अलग मुद्दे को लेकर। जी पूजा पूरी होती हुई नजर आ रही है। मेनका गांधी की अगर बात करेंगे तो आज मेनका गांधी ने भी अपना नामांकन पूरा किया है, लेकिन उनके बेटे वरुण गांधी जो है वो उस नामांकन प्रक्रिया में मौजूद नहीं थे। इसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा? गांधी का टिकट काट दिया गया पीलीभीत से। वरुण गांधी भी नाराज दिखे। ऐसे में एक और तस्वीर थी ऐसी जो वाकई में राजनीतिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि जहां बड़े बड़े तमाम सांसदों के यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनके प्रचार के लिए जा रहे हैं और खुद उनके नामांकन में पहुंच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पहुंच रहे हैं। बड़े तमाम आला अधिकारी वहां मंत्री उनके उस सीट पर जो है तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन मेनका गांधी जब वहां पर अपने सुल्तानपुर जिलाधिकारी कार्यालय नामांकन के लिए पहुंची तो वहां कोई विशेष चेहरे नहीं दिखे। जहां उनका बेटा खुद नहीं दिखा तो वहीं दूसरी ओर वहां पर कोई ऐसे बड़े नेता भी नहीं दिखे जिनका चेहरा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में चर्चा का विषय हो या इस चुनाव में कहीं ना कहीं प्रचार में बहुत आगे रहा हो। ऐसा कोई बड़ा चेहरा उनके नामांकन के दौरान नहीं देखा गया। मेनका गांधी का चेहरा जरूर ये दिखा और वो कहीं ना कहीं मायूस दिख रही थी क्योंकि इनके साथ में जो निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद, जो वर्तमान में कैबिनेट के मंत्री हैं, उनकी अपनी पार्टी है और यहाँ कैबिनेट में मंत्री भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनका जो है गठबंधन है। तो ऐसे में समझिए वो चेहरा उनके साथ दिखा तो कहीं ना कहीं
वो चीजें दिख रही हैं कि सुल्तानपुर में मेनका गांधी जब नामांकन करने पहुंची तो बड़े चेहरों के अनुपस्थिति होने का आखिर क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या वजह है? फिलहाल उनके चेहरे से इस दौरान मायूसी दिखी थी। न जाने क्या ऐसी बात है। एक बात ये भी हो सकती है कि उनके बेटे का टिकट कटा, तो इसको लेकर के भी कहीं वो नाराज हो सकती हैं उनके चेहरे के हिसाब से। वहीं दूसरी ओर उनकी नाराजगी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहीं नाराज रहे होंगे। शायद यही वजह है कि उनके प्रचार प्रसार के लिए बहुत ज्यादा दमखम के साथ वो भारतीय जनता पार्टी की वो टीम नहीं दिखाई दे रही है। नामांकन के दिन वो लोग नहीं पहुंचे, तो सोचने की बात है कि आखिर मेनका गांधी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेनका गांधी आने वाले समय में कोई और कदम उठा सकती हैं? ये तमाम चीजें जो है निकल कर आ रही हैं पूजा। और वाकई में सुल्तानपुर से जहां लंबे समय से वहां पर सांसद रही, पीलीभीत से उनका बेटा और वो खुद लंबे समय तक सांसद रही, टिकट कटने की आखिर क्या वजह थी? ये सब चीजें साफ नहीं हुई। पीलीभीत में जितिन प्रसाद को लेकर के जब उनको टिकट दिया गया और चुनाव में, तब भी वरुण गांधी जो मेनका गांधी के बेटे हैं वो शामिल नहीं हुए। समझिए उनकी शामिल ना होने की भी वजह से कल तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग नामांकन के दौरान बड़े स्तर से नहीं पहुंचे। ये सारी वजह कहीं ना कहीं मेनका गांधी के नामांकन के दौरान तमाम बुत चेहरे शामिल ना होने का कारण हो सकता है। कारण ये भी हो सकता है कि जब वरुण गांधी पीलीभीत में मंच पर नहीं पहुंच पाए और ऐसे में मेनका गांधी के लिए भी नहीं आए, तो कहीं ना कहीं मेनका गांधी ने भी भारतीय जनता पार्टी को ये समझाने की कोशिश की है कि देखिए अगर पीलीभीत में वो नहीं पहुंचे तो मैं तो मां हूं और मेरे लिए खुद यहाँ समझिए नामांकन के दौरान नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, सारी तस्वीरें उसी तरीके की हैं जो आने वाले भविष्य में कुछ और अलग दिखाई देंगी पूजा। पार्टी के भी कई प्रत्याशियों ने यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है। क्या चीज उनकी कहानी रही है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया जो है वो जारी है। सत्येंद्र। हाँ बिल्कुल पूजा, क्योंकि लखनऊ में जो है चौथे चरण में चुनाव है और 20 मई को यहाँ पर वोटिंग होगी। इससे पहले जहाँ यहाँ पर एक सीट उप चुनाव की है विधानसभा की, लखनऊ पूर्वी, उसके भी नामांकन चल रहे हैं। और लखनऊ में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक मोहनलालगंज लोकसभा सीट है और एक लखनऊ लोकसभा सीट है। इसको लेकर के भी नामांकन चल रहे हैं। 2 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बड़े काफिले के साथ रोड शो निकाला। तमाम बड़े दिग्गज नेता यहाँ, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम बड़े वो चेहरे यहाँ पर उनके प्रचार प्रसार में दिखाई दिए और उन्होंने नामांकन किया। उस दिन कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री जो है उन्होंने नामांकन किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। बड़ा रोड शो देखा गया, हल्ला खूब हुआ। ऐसे में पूरी गलियां छकाछक उनके रोड शो में रही। आज उसी लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो है यहाँ पर रविदास मल्होत्रा लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने आज नामांकन किया है। वहीं लखनऊ की दूसरी जो लोकसभा सीट मोहनलालगंज लोकसभा सीट है, यहाँ से आर.के. चौधरी इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी से संयुक्त प्रत्याशी हैं, उन्होंने आज नामांकन किया है। इसी के साथ तमाम जो निर्दलीय पार्टी के लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पर नामांकन दर्ज किया है। जो उपचुनाव हो रहा है लखनऊ पूर्वी से, यहाँ से भी एक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन किया है। पूरे दिन ये दौर जारी रहा। खूब ढोल ढमाके यहाँ पर देखने को मिले। तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए। जहां रोड शो इन दोनों प्रत्याशियों ने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश का जो कार्यालय है वहां से लेकर के जिला अधिकारी कार्यालय तक किया। और इससे पहले जहां बैरिकेटिंग लगाई गई थी वहां तमाम जो उनके समर्थक थे पार्टी के और उन लोगों को वहां रोक दिया गया। उसके बाद दूसरी जगह बैरिकेटिंग लगाई गई थी और उसके बाद 3-4 बैरिकेटिंग जो है दोनों तरफ से रोड बंद कर दिया गया था। उस साइड के उस साइड रोक दिए गए थे तमाम कार्यकर्ता और इस साइड के इसी साइड रोक दिए थे। इस दौरान खूब लोगों ने नारेबाजी की समाजवादी पार्टी के साथ में। हमने उस दौरान जो लखनऊ लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के रविदास मल्होत्रा से भी बात की थी। उन्होंने उस दौरान एक बयान दिया था और कहा था कि रक्षा मंत्री हैं, अपने आप को रक्षा मंत्री कहते हैं और जनता से हमेशा गायब रहते हैं, यहाँ कभी उनका आना ही नहीं रहता है। दिल्ली से उनका बादशाह है, दिल्ली में रहते हैं, यहाँ के लोग उनसे मिलने तक को तरसते हैं। एक कोई फोटो भी खिंचवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
अब ऐसे में जनता समझ चुकी है और अब उसने बदलाव की ठान रखी है और बड़े बहुमत के साथ मुझको जो है पूरी जनता इस बार चुनेगी और मैं बड़े लंबे जो है अंतराल से जीत कर आऊंगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजनाथ सिंह ने पूरे देश के बाहर के लोग यहाँ पर बुलाकर के इकट्ठे किए थे, जिनका इस लोकसभा सीट से कोई वास्ता नहीं है। मतदाता अगर हैं तो इस लोकसभा सीट के क्षेत्र के होने चाहिए थे, जो उनको मतदान करते और उनको विजयी बनाते, लेकिन उनको तो इस सीट के लोग ही पसंद नहीं कर रहे हैं और बाहर के लोगों को लाकर के इन्होंने रोड शो किया, खूब अपना संख्या बल दिखाया। तो ऐसे तमाम आरोप उन्होंने लगाए, बोले जनता समझ चुकी है और मैंने आज जो रोड शो किया है उसमें क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तमाम कार्यकर्ता और समर्थकों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ मेरे रोड शो में शामिल हुए हैं और मैं इन तमाम मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी और अत्याचार, जिस तरीके से महिलाओं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा हो रहा है, इसके खिलाफ जो है मैं यहाँ पर प्रत्याशी हूं और इस लोकसभा चुनाव 2024 में लंबे अरसे से जीत कर आऊंगा। पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम सीधे अपने सहयोगी संजय के पास लौटते हैं और उनसे आगे की चर्चा करेंगे। संजय, जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो आज एक मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष पर कांग्रेस के अध्यक्ष ने यहाँ पर शिव भगवान को लेकर के एक बयान दिया था और जिसके बाद चिराग पासवान ने उसका पलटवार किया था। क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर के? भगवान को लेकर के भी फिलहाल राजनीति जो है वो लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिल रही है। संजय, देखिए, इस चुनाव में पूजा आपको भगवान भी दिखेंगे और इंसान भी दिखेंगे। अब के सहारे ही नेताजी अपनी नैया पार लगाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से कहीं ना कहीं बिहार के सियासत गर्म हुई है और जनता के बीच जो मुद्दे हैं वो गौन हो चुके हैं। जनता के मुद्दे जो गौन हो चुके हैं पूजा, अब पहले राम के सहारा लिया गया, अब भगवान शंकर के सहारे लिए जा रहे हैं, भोलेनाथ के सहारे लिए जा रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बयान से चिराग पासवान ने पलटवार किया है और कहा कि ज़रूरत पड़ने पर ये लोग मंदिर जाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर ये लोग माथा टेकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर ही जो है सनातन धर्म को अपनाते हैं, नहीं तो ये एक समुदाय को खुश करने के लिए सिर्फ लगे रहते हैं। यानी कहीं ना कहीं चिराग पासवान का ये बयान मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए था। याद होगा कि राहुल गांधी देवघर भी गए थे और काशी विश्वनाथ भी गए थे और कई मंदिरों का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है और भगवान के शरण में चुनाव से पहले जब उनकी यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उस दौरान राहुल गांधी जो है यात्रा के दौरान भी कई मंदिरों में गए, पूजा पाठ किया उन्होंने। और जब ऐसे समय आते हैं, जनता के बीच जाने होते हैं, तो उस धर्मों को खुश करने के लिए, एक समुदाय को खुश करने के लिए ये लग जाते हैं। तो पूजा, इस बार का चुनाव मुद्दा गौन है और भगवान के सहारे ही नैया पार लग रही है। आप देख लीजिए, आप शुरू से ये देखिए, पहले चरण के मतदान हुए तो कुछ और मुद्दे नजर आए थे आपको, परिवारवाद का जिक्र, बहुत सारे मुद्दे सामने। प्रधानमंत्री चुनाव से पहले जब कई रैलियां और कई केंद्र सरकार की योजनाओं का जो है शिलान्यास, उद्घाटन उन्होंने करने आए थे बिहार, तब उन्होंने परिवार का जिक्र किया था, परिवारवाद के जिक्र किए थे। और उसके बाद से ही लगातार जब लालू प्रसाद यादव ने जब आपको याद होगा कि जन विश्वास रैलियां हुई थी, तो उस रैली में लालू प्रसाद यादव ने गांधी मैदान से कहा कि नरेंद्र मोदी का परिवार कौन है, उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है, बच्चे नहीं हैं। तब देश की जनता, एक एक लोग, नेताओं ने कहा कि मोदी का परिवार मैं हूँ, याद होगा आपको। और उसके बाद जो पहला चरण जब मतदान हुआ तो यही मुद्दा चला। उसके बाद दूसरे चरण में आप आ जाएं तो दूसरे चरण में तेजस्वी ने रोजगार के मुद्दे छेड़ दिए और कहा कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अब तीसरे चरण के जो मतदान हो रहे हैं उसमें राम भी पहुंच गए हैं और शंकर भगवान भी पहुंच गए हैं। तो सोच लीजिए कि अब देश की जनता सब कुछ भली भांति समझ रही है और जब अपना ईवीएम का बटन दबाने का समय आएगा तो जनता सोच समझकर, सूझबूझ से अपना ईवीएम का बटन दबाएगी, चाहे जिस पार्टी का सरकार बनाना हो। वो 4 जून को जब नतीजे आएंगे पूजा, तब तय हो जाएंगे। लेकिन ये सोच लीजिए कि देश का मुद्दा अभी क्या है और उस मुद्दे को गौन करने के लिए भगवान को आगे किया जा रहा है। यानी जनता उन बातों को ना पूछे जो 10 सालों में वादे किए गए थे।
जो 5 साल सरकार बनने के बाद वादे किए गए थे, मैनिफेस्टो जारी किए जाते, उस मैनिफेस्टो के आधार पर अगर सरकार बनती है तो किसी भी पार्टी के क्या जनता उससे 5 साल बाद सवाल नहीं पूछेगी? ये बड़ा सवाल है और ये भली भांति जनता सब कुछ समझ रही है। और आने वाले समय जो चुनाव हो रहे हैं, दूसरे चरण के जो मतदान हुए, तीसरे चरण के जो मतदान होंगे, जब ईवीएम दबेगा, ईवीएम का बटन दबेगा, तो जनता सूझबूझकर क्या देश के विकास के 400 पार मिशन में होगी, क्या देश के 1 करोड़ नौकरी देने वाली सरकार के साथ होगी। तो ये भगवान के सहारे कोई चाह रहा है कि अगर नैया पार हो जाएगी तो जनता उसकी नैया पार जरूर लगाएगी, लेकिन समय और वक्त का इंतजार करना होगा। तस्वीरें जो है वो धीरे धीरे कर साफ होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग मुद्दे जो है वो यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं और राजनीति में लगातार अगर हम बात करेंगे तो जो जनता के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गायब होते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ अलग ही मुद्दे जो है वो राजनीतिक रूप पर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और उस पर विवाद जो है वो अलग अलग जगहों पर होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल लाइव इंडिया हर पल के खास कार्यक्रम भारत की बात में हमारे साथ इतना ही। कल फिर ठीक इसी समय लौटेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।